दोस्तों, एक छोटा सा गांव जहां पर गाय भैंस बकरी जैसे पशुओं के पालन को पूजा माना जाता था। उनको चारे में हरा चारा खिलाया जाता था। किसान अपनी छोटी सी कमाई से एक बड़ा हिस्सा निकालकर इन पशुओं के लिए हरा चारा लेकर आते थे। लेकिन उसी चारे के नाम पर सरकारी खजाने से क्या क्या निकल गया, इसका अंदाजा लगाना भी काफी मुश्किल है। ये एक ऐसे स्कैम की कहानी है जिसको मीडिया ने चारा घोटाला और फॉडर स्कैम का नाम दिया, जिसका अंजाम ना सिर्फ सरकारी मुकदमों तक गया बल्कि इसने भारत की राजनीति का नजारा ही बदल दिया। इस चारा घोटाले की शुरुआत होती है एक छोटे से रूटीन ट्रेजरी चेक से, जब चाईबासा, जो कि साउथ बिहार में स्थित है, वहां के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में रेड करने का फैसला किया। और उस रेड में उन्होंने बोला ये खाते सही नहीं चल रहे हैं। इन्हीं रेड्स ने पूरी राजनीति को बदल दिया। इन रेड्स ने पिछले 20 साल से चले आ रहे इस चारा घोटाले को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया। ये कहानी बीते हुए कल या परसों तक नहीं बल्कि 1980s तक जाती है, जब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी ने पहले से ही नोटिस कर लिया था कि बिहार के कुछ ट्रेजरी अकाउंट्स में डेली अकाउंट्स डिले हो रहे हैं और ये डिले कभी कभी बड़ी चोरी का संकेत माने जाते हैं। धीरे धीरे छोटे लेवल पर कुछ नकली बिल्स और फेक सप्लाईज चल रहे थे, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बन जाते हैं। इसमें लोकल पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, फेक सप्लायर्स और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स हर कोई जुड़ा हुआ था। उनका तरीका एकदम सिंपल था कि फेक बिल्स बनाना, फेक अलॉटमेंट लेटर्स बनाना और बाद में खजाने से पैसा निकाल लेना। कभी कभी तो सप्लाईज पार्शियल होती थी और कभी कभी सप्लाईज बिल्कुल नहीं होती थी। लोग सोचते होंगे कि ये पैसा कब, कहां और कैसे चला गया, लेकिन सिंपल सा फॉर्मूला है। एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को हर साल एक बजट मिलता है और वहां के कुछ लोकल ऑफिशियल्स साथ ही साथ लोकल सप्लायर्स मिलकर कुछ नकली बिल्स बनवा देते हैं, वो भी चारे और दवाइयों के नाम पर। और फिर उन्हीं बिल्स को वो लोग जाके ट्रेजरी अकाउंट्स में लगा देते हैं और उससे अपना पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन रियल में ना कभी माल आया था, और अगर आया भी था तो बहुत कम मात्रा में आया था। फिर आता है 27 जनवरी 1996 का वो दिन, जब चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने कुछ सस्पिशियस ट्रेजरी विड्रॉल्स को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि पिछले 2 महीनों में करोड़ों के विड्रॉल्स हुए हैं। फिर उन्होंने एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ऑफिस को पूरा खोल कर देखा। वहां के रिकॉर्ड्स कुछ अलग ही तरह से मेंटेन हुए थे। डॉक्यूमेंट्स, अलॉटमेंट लेटर्स और बिल्स को चेक किया गया, तब जाके उन्हें इस घोटाले का पैटर्न समझ में आया। ये कोई रूटीन ऑडिट नहीं था, ये एक रेड फ्लैग इन्वेस्टिगेशन थी जिसने आगे चलकर इस पूरे स्कैम की पोल खोल दी। 1996 के शुरुआती महीनों में ही केस पटना के हाई कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने सीबीआई को प्रूव करने को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर करी और अलग अलग ट्रेजरीज के खिलाफ नए नए केसेस फाइल होने लगे। धीरे धीरे चार्जशीट में टॉप पॉलिटिशियंस और ऑफिशियल्स का नाम सामने आने लगा और तब शुरू होता है पॉलिटिक्स का एक गंदा खेल। जैसे ही जांच चालू हुई, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नेम सामने आने लगे। पॉलिटिकल प्रेशर काफी तेजी से बढ़ने लगा और 1997 में जब लालू प्रसाद यादव के ऊपर चार्जशीट फाइल हुई तो 25 जुलाई 1997 को उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीएम पद भेंट में दे दिया। ये एक बहुत ही यूनिक पॉलिटिकल मूव था, मतलब पावर को दिखाने का एक नया तरीका। फॉर्मल पावर ही चेंज हुई थी लेकिन कंट्रोल आज भी उन्हीं के हाथ में था। इस केस का पॉलिटिकल फॉलआउट नेशनल लेवल तक गया। अपोजिशन और मीडिया ने इसको ना जाने क्या क्या नाम दे दिया और काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। अपोजिशन ने तो इस केस को एक बड़ी कला का स्कैम भी बताया। ऑफिशियल एस्टिमेट्स बोलते हैं कि टोटल एम्बेजल्ड अमाउंट लगभग में 940 करोड़ था। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और इसको समझना आम आदमी के लिए काफी मुश्किल भरी बात है। ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ट्रेजरीज और केसेस में हुआ। टोटल 53 केसेस फाइल हुए और लगभग में 500 से ज्यादा लोग अक्यूज्ड हुए। केसेस और प्रोसीडिंग्स बहुत लंबे समय तक चलती रही। सीबीआई ने अलग अलग चार्जशीट्स फाइल किए, कुछ केसेस पटना में, कुछ केसेस रांची में, और इन केसेस का ट्रायल शुरू होता है लगभग में सन 2002 के आसपास, जिसको सुलझाने में कोर्ट को लगभग में दशक लग गए। 2007 के आसपास कई सारे ऑफिशियल्स को और सप्लायर्स को कन्विक्टेड बता दिया गया था,
लेकिन सबसे बड़ा मूवमेंट आता है 2013 में। 30 सितंबर 2013 को स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और 44 अदर लोगों को कन्विक्शन दिया और उनको सजा सुनाई गई। उसी के साथ अन्य नए केसेस में नए कन्विक्शंस आते रहे, कभी 2017-18 में तो कभी 2021-22 में। इस स्कैम में केवल 2 लोग नहीं थे। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जगन्नाथ मिश्रा जैसे मिनिस्टर्स, एमपीज, एमएलएज, आईएएस ऑफिसर्स, लोकल सप्लायर्स, सबके नाम सामने आए। कई बहुत बड़े बिजनेसमैन के नाम सामने आए जो फेक बिल्स बनाते थे, फेक फॉर्म्स बनाए हुए थे। कोर्ट ने और सीबीआई ने इन सबको गिल्टी माना और सबको सजा सुनाई। 2013 के वर्डिक्ट में लालू प्रसाद यादव को एक केस चाईबासा ट्रेजरी RC 68A/96 में 25 लाख रुपए का फाइन और 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जगन्नाथ मिश्रा को 4 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कई बार डिफरेंशियल ट्रेजरीज में डिफरेंशियल कन्विक्शंस दिए। 2018 और 22 में लालू के नाम पर अलग केसेस में अलग सजाएं सुनाई गई। मतलब मल्टीपल कन्विक्शंस थे अलग अलग केसेस में। लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता को कैसे पता चला इस स्कैम के बारे में। जनता को पता चला टीवी, न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स के थ्रू। जैसे ही इस केस में बड़े बड़े नामों का इन्वॉल्वमेंट चालू हुआ, मीडिया कवरेज काफी तेजी से आगे बढ़ने लगी और साथ ही साथ विसल ब्लोअर्स और ऑडिटेबल रिकॉर्ड्स भी थे, जैसे CAG की ऑडिट रिपोर्ट और चाईबासा की रेड डॉक्यूमेंट्स। इन्होंने एविडेंस दिया जो मीडिया लेकर सामने आए। लोकतांत्रिक प्रेशर और मीडिया स्क्रूटनी ही थी जिसने इस केस को जुडिशरी तक पहुंचाया और पॉलिटिकल फॉलोआउट को भी स्पीड अप किया। लेकिन साथ ही साथ एक सवाल और भी उठता है, क्या जो पैसा निकल गया था वो वापस आया? कोर्ट ऑर्डर्स और फाइन्स लगे, एसेट्स पर अटैचमेंट भी हुई, फॉरफीचर्स के ऑर्डर्स भी आए, लेकिन फुल लार्ज स्केल रिकवरी करना काफी मुश्किल रहा। अगर सच कहूं तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि पूरी रकम का पूरा नुकसान सोसाइटी को झेलना पड़ा। फाइन्स के जरिए कुछ रिकवरी तो हुई, लेकिन पूरी रिकवरी करना लगभग में नामुमकिन था। अमित खरे, जिन्हें हमारी कहानी का हीरो माना जाता है, उन्होंने अपनी नौकरी को रिस्क पे रखा और डॉक्यूमेंट्स को सीज किया। बहुत सारे विसल ब्लोअर्स को भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उन्हें डराया गया, ट्रांसफर से धमकाया गया, लेकिन उनके एक्शंस ने ही इस स्कैम को रोशन कर दिया। मीडिया और पब्लिक ने उनके इस जज्बे को अप्रिशिएट किया। इस स्कैम से हम लोगों को एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर डिपार्टमेंटल चेक्स वीक हों और ऑडिटर्स की वार्निंग को इग्नोर किया जाए तो एक छोटा सा फ्रॉड भी एक बहुत बड़ी मशीन बन सकता है। अकाउंटेबिलिटी, टाइमली ऑडिट, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जुडिशियल प्रोसेस स्लो था, लेकिन फाइनली सिस्टम ने उसको कन्विक्शन दिया। ये एक मैसेज था कि पॉलिटिकल पावर भी कानून के ऊपर कभी नहीं है। चारा पशुओं का आहार है, जिसके नाम पर सरकारी खजाने खाली किए जा रहे थे और अपनी पर्सनल जेबें भरी जा रही थी। कोर्ट ने दोषी को सजा दी, मीडिया ने सबके सामने सच रखा और विसल ब्लोअर्स ने हिम्मत दिखाई। यही चीजें इस कहानी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। पूरे नुकसान की भरपाई हुई? नहीं। पूरा जस्टिस मिला? शायद नहीं। लेकिन एक चीज जरूर बदली, आम आदमी का नजरिया और मीडिया की सेंसिटिविटी। इससे हम लोगों को एक चीज सीख लेनी चाहिए कि चाहे लालच जितना भी बड़ा हो, आगे चलकर वो एक गुनाह का रूप ले ही लेता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।